आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को, मतलब उनके सोचने और काम करने के तरीके को ही बदल दिया। The 7 Habits of Highly Effective People। बिल्कुल। और ये कोई मामूली कैसे करने वाली गाइड नहीं है, ये जिंदगी को देखने का, समझने का एक नया नजरिया देती है। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है, आखिर ये सफलता है क्या? हाँ, तो लेखक ने क्या किया कि पिछले 200 सालों में सक्सेस पर जो भी लिखा गया उसे पढ़ा और उन्हें एक बहुत हैरान करने वाला पैटर्न दिखा। और यहीं से ये चर्चा बहुत दिलचस्प हो जाती है। उन्होंने पाया कि लगभग पहले विश्व युद्ध तक सफलता का मतलब होता था आपका चरित्र। चरित्र जैसे आपकी ईमानदारी, आपकी हिम्मत, विनम्रता, इंसाफ, वो गुण जो आपके अंदर हैं। इसे उन्होंने प्राथमिक महानता या प्राइमरी ग्रेटनेस कहा। अच्छा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा आइडिया ही बदल गया। फोकस चरित्र से हटकर व्यक्तित्व पर आ गया। मतलब इस पर कि आप दिखते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं। हाँ, आपकी सोशल इमेज, आपकी तकनीकें, क्या आप पॉजिटिव सोचते हैं, ये सब, इसे द्वितीयक महानता कहा गया। और ये अक्सर तुरंत नतीजे देने वाले शॉर्टकट्स पर टिकी होती है। और आज की दुनिया में तो सबको तुरंत रिजल्ट्स ही चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए ये समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो ये चरित्र और व्यक्तित्व की बहस हमें एक और गहरे आइडिया पर ले जाती है जिसे लेखक पैराडाइम कहते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। पैराडाइम मतलब दुनिया को देखने का हमारा चश्मा, हमारा नजरिया, या कह लीजिए हमारे दिमाग में बना हुआ नक्शा। ये तो बड़ा मजेदार उदाहरण है। हाँ, इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको शिकागो जाना है। आपके पास एक बहुत बढ़िया महंगा नक्शा है। आप पूरी मेहनत से, पॉजिटिव सोच के साथ उस नक्शे को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, भटक रहे हैं, पहुंच ही नहीं पा रहे। बाद में आपको पता चलता है कि वो नक्शा डिट्रॉइट शहर का है, शिकागो का नहीं। ओह, तो मतलब सारी मेहनत बेकार। बिल्कुल। अब आप चाहे जो कर लें, आप शिकागो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि समस्या आपके बर्ताव में नहीं, आपके नक्शे में है। हमारे पैराडाइम भी ऐसे ही नक्शे हैं। अगर वही गलत हैं, तो छोटी मोटी आदतें बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसी पर एक बड़ा क्लासिक एक्सपेरिमेंट भी है। वो तस्वीर वाला जिसमें एक जवान और एक बूढ़ी औरत है। हाँ, वही। एक ग्रुप को पहले जवान औरत की तस्वीर दिखाई, दूसरे को बूढ़ी औरत की, फिर दोनों को एक मिलजुली तस्वीर दिखाई। और नतीजा ये कि जिससे जो देखने की आदत डाली गई थी उसे वही दिखा। पहले ग्रुप को सिर्फ जवान औरत दिखी, दूसरे को सिर्फ बूढ़ी, और दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे कि वो सही है। ये दिखाता है कि हमारे अनुभव हमें कितना कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्या ये पैराडाइम इतनी आसानी से बदलते हैं? सालों की सोच एक पल में कैसे बदल सकती है? बहुत अच्छा सवाल है। हमेशा नहीं बदलती, लेकिन कभी कभी एक लम्हा ही काफी होता है। लेखक ने अपनी जिंदगी का एक वाकया बताया है। हाँ, वो सबवे वाला। बिल्कुल। वो एक शांत सुबह सबवे में थे, तभी एक आदमी अपने बच्चों के साथ ट्रेन में चढ़ा और बच्चे बुरी तरह चिल्लाने भागने लगे। पूरे डिब्बे में हंगामा। मैं सोच सकती हूँ लेखक को कितना गुस्सा आया होगा। बहुत ज्यादा। आखिरकार उन्होंने इस आदमी से कहा, सर, आपके बच्चे सबको परेशान कर रहे हैं, आप इन्हें संभाल क्यों नहीं रहे? और उस आदमी ने क्या कहा? उस आदमी ने नजरें उठाई जैसे वो किसी गहरी सोच से जागा हो, और बोला, हाँ, शायद मुझे कुछ करना चाहिए। हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं जहां 1 घंटे पहले इनकी माँ की मौत हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं, और शायद बच्चों को भी नहीं। ओह, ये एक वाकया सब कुछ बदल देता है। एक पल में गुस्सा, जलन, सब हमदर्दी और दुख में बदल गया। इसी को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, जब आपका दुनिया को देखने का नक्शा एक झटके में बदल जाता है। तो अगर हमें स्थायी बदलाव लाना है तो हमें अपने व्यवहार पर नहीं, बल्कि अपनी जड़ों पर, यानी अपने पैराडाइम्स पर काम करना होगा। बिल्कुल। और यहीं से कवि हमें प्रभावशीलता के एक और मूल सिद्धांत पर लाते हैं, PPC संतुलन। PPC, ये सुनने में किसी फॉर्मूले जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी याद कीजिए। हाँ, वो तो सबको पता है। तो P का मतलब है प्रोडक्शन, यानी वो सोने का अंडा जो हमें रोज चाहिए। और PC का मतलब है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी उत्पादन की क्षमता, यानी वो मुर्गी। बिल्कुल। और कहानी में किसान क्या करता है? लालच में आ जाता है। वो सोचता है कि मुर्गी को मारकर सारे अंडे एक साथ निकाल लूं, और नतीजा ये होता है कि उसे अंडे मिलना ही बंद हो जाते हैं।
यही पीपीसी का असंतुलन है। जब आप सिर्फ पी यानी नतीजों पर फोकस करते हैं और पीसी यानी उस क्षमता को नजरअंदाज कर देते हैं जो वो नतीजे पैदा कर रही हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे लागू होता है? हर जगह। मान लीजिए आपके पास एक लॉन काटने की मशीन है, वो आपकी भौतिक संपत्ति है। अगर आप सिर्फ उससे घास काटते रहेंगे, ये हुआ पी, और इसकी सर्विसिंग या सफाई नहीं करेंगे तो वो मशीन एक दिन ठप हो जाएगी। आपने पीसी को नजरअंदाज कर दिया। इसी तरह आर्थिक संपत्ति में आपकी कमाई पी इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद पर कितना निवेश करते हैं, यानी नई चीजें सीखने पीसी पर कितना ध्यान देते हैं। और शायद सबसे ज्यादा जरूरी ये इंसानी रिश्तों में होता होगा। बिल्कुल, रिश्तों में ही सबसे ज्यादा दिखता है। अगर एक रिश्ते में आप सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं, यानी अपने फायदे पर ध्यान देते हैं और दूसरे इंसान की भावनाओं, उसके भरोसे का ध्यान नहीं रखते, तो धीरे धीरे वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत गहरी बात है। तो इन दो बड़े आइडियाज के बाद ही लेखक हमें अपनी 7 आदतों पर लाते हैं, और पहली 3 आदतें व्यक्तिगत विजय के बारे में हैं। ये क्या है? व्यक्तिगत विजय का मतलब है दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना। ये एक अंदर से बाहर का सफर है, और इसकी शुरुआत होती है पहली आदत से, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव, हम ये शब्द बहुत सुनते हैं। इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ज्यादा काम करना है? नहीं, इसका असली मतलब है ये समझना कि किसी भी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटी सी जगह होती है। एक जगह? हाँ, उस जगह में हमें ये चुनने की आजादी है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। रिएक्टिव लोग हालात पर सीधे रिएक्ट कर देते हैं। ट्रैफिक जाम है तो मूड खराब, किसी ने कुछ कह दिया तो गुस्सा आ गया। और प्रोएक्टिव लोग उस छोटी सी जगह का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने सिद्धांतों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया चुनते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विक्टर फ्रैंकल। हाँ, वो मनोवैज्ञानिक जो नाजी यातना शिविर में कैद थे। उनकी कहानी तो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। उनके साथ हर तरह का अमानवीय बर्ताव किया गया। उनके शरीर पर, उनके माहौल पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, लेकिन उनके उत्पीड़क एक चीज उनसे नहीं छीन सकते थे। क्या? वो ये तय नहीं कर सकते थे कि ये सब फ्रैंकल को कैसे प्रभावित करेगा। फ्रैंकल ने उस हालात में भी अपनी गरिमा और अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी को जिंदा रखा। यही अंतिम मानवीय स्वतंत्रता है। ये सोचना भी मुश्किल है। तो रोज की जिंदगी में प्रोएक्टिव होने का मतलब है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। बिल्कुल। कवि इसे प्रभाव का वृत्त, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहते हैं। ये वो दायरा है जहां हम कुछ कर सकते हैं। इसके बाहर एक बड़ा चिंता का वृत्त है, सर्कल ऑफ कंसर्न है, जिस पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं। जैसे मौसम, राजनीति, दूसरे लोगों का बर्ताव। हाँ, रिएक्टिव लोग अपना सारा समय और ऊर्जा इसी चिंता के वृत्त में लगाते हैं और थक जाते हैं। प्रोएक्टिव लोग अपने प्रभाव के वृत्त पर काम करते हैं और धीरे धीरे उनका प्रभाव का दायरा बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो पहली आदत है अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेना। इसके बाद दूसरी आदत है अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। ये सुनने में थोड़ा गहरा और शायद डरावना भी लगता है। हाँ, थोड़ा चौंकाने वाला है, पर इसका मकसद डराना नहीं है। इसका मकसद है जिंदगी के शोर से बाहर निकलकर ये साफ करना कि हमारे लिए असल में मायने क्या रखता है। वो अंतिम संस्कार वाला अभ्यास? हाँ, कल्पना कीजिए कि आप अपने अंतिम संस्कार में बैठे हैं और 4 लोग आपके बारे में बोल रहे हैं। आपके परिवार से, कोई दोस्त, कोई सहकर्मी। आप क्या चाहेंगे कि वो आपके बारे में क्या कहे? ये बहुत ताकतवर सवाल है। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। ठीक, यही इसका मकसद है। ये आपकी सबसे गहरी कीमतों को सतह पर ले आता है और इन्हीं कीमतों के आधार पर एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाने की सलाह दी गई है। ये आपके जीवन का संविधान है, एक कंपास। और फिर आती है तीसरी आदत, पहली चीजों को पहले रखें। ये सुनने में तो बहुत आसान है, पर शायद असल जिंदगी में सबसे मुश्किल यही है। दिन तो जरूरी लगने वाली छोटी छोटी आग बुझाने में ही निकल जाता है। बिल्कुल, और कभी इसी को अत्यावश्यकता का नशा कहते हैं। हम उन कामों में उलझे रहते हैं जो जरूरी नहीं है पर बहुत अर्जेंट लगते हैं। वो 4 क्वाड्रेंट वाला मॉडल इसी के लिए है। हाँ, अपने सारे कामों को 4 हिस्सों में बांटिए। क्वाड्रेंट आई में जरूरी और अत्यावश्यक काम है, जैसे कोई संकट या डेडलाइन। क्वाड्रेंट 3 में अत्यावश्यक तो हैं पर जरूरी नहीं, जैसे कई फोन कॉल्स, कुछ मीटिंग्स। क्वाड्रेंट 4 तो बस समय की बर्बादी है। और क्वाड्रेंट 2 वो सबसे जरूरी है ना? बिल्कुल, क्वाड्रेंट 2 ही इस पूरी आदत का दिल है। इसमें वो काम आते हैं जो जरूरी हैं पर अत्यावश्यक नहीं है,
जैसे सेहत के लिए व्यायाम करना, रिश्तों को समय देना, लंबी अवधि की योजना बनाना। और क्योंकि ये काम तुरंत चिल्लाते नहीं है, हम इन्हें हमेशा टालते रहते हैं। सही कहा। लेकिन प्रभावशाली लोग अपना ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में ही बिताते हैं। यही वो जगह है जहां असली तरक्की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असरदार लोग टाइम मैनेजमेंट में नहीं, बल्कि खुद को मैनेज करने में बेहतर होते हैं। आपने एकदम सही पकड़ा। वो क्वाड्रेंट 3 और 4 की चीजों को ना कहना सीखते हैं, ताकि वो अपनी सबसे जरूरी चीजों यानी क्वाड्रेंट 2 के लिए हाँ कह सकें। तो इन पहली 3 आदतों का सार ये है कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है, हमारे चरित्र से, हमारे नजरिए से और हमारे सिद्धांतों से। बिल्कुल, ये एक अंदर से बाहर का नजरिया है। व्यक्तिगत विजय सार्वजनिक विजय से पहले आती है। जब आप खुद से किए वादे निभाना सीख जाते हैं, तभी आप दूसरों से किए वादे निभाने के काबिल बनते हैं। और जाते जाते एक विचार जो दिमाग में घूम रहा है, थोरो ने कहा था, बुराई के हजारों पत्तियों पर वार करने से बेहतर है कि उसकी जड़ पर एक वार किया जाए। और यही सवाल ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है। क्या हम अपनी जिंदगी में सिर्फ पत्तियों पर यानी अपने व्यवहार और आदतों को ठीक करने में लगे हुए हैं, या हम थोड़ा गहरा जाकर अपनी जड़ों, अपने पैराडाइम्स, अपने सिद्धांतों पर काम करने के लिए तैयार हैं?